फ्रेंड्स, मैं नेहा हाईटेक स्टडी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम आज फिर से हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज़ में हम DSSB के जनरल पेपर हिंदी जो 20 मार्क्स की आती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से लोक ऐश्वर्य में कौन सी संधि है? लोक ऐश्वर्य, लोकैश्वर्य। तो जब भी किसी शब्द में दो मात्राएं इस तरह से आई की या फिर औ की आ जाए तो ये वृद्धि संधि होती है। स्वर संधि के अंतर्गत ये वृद्धि संधि होती है और इसका हम विच्छेद किस तरह करते हैं? लोक, धन, ऐश्वर्य। इसमें क में अ है और ए, ये दोनों मिलकर आई बना है और ये कौन सी संधि हुई? वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत वाले शब्द, जैसे ये निर्झर। निर्झर ये संस्कृत का शब्द है तो ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर बनाया गया है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगाया जाता है। अब जैसे ये शब्द है सफलता। सफलता में सफल शब्द है और इसमें ता प्रत्यय लगा है, उपसर्ग कुछ भी नहीं लगा है। शक्तिमान में शक्ति शब्द है और इसमें मान प्रत्यय जुड़कर ये शक्तिमान शब्द बना है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अनिच्छा जो इसमें शब्द है इच्छा और इसमें अन उपसर्ग लगा है। अन उपसर्ग में इच्छा शब्द है और ये अनिच्छा शब्द बना है तो इसमें उपसर्ग वाला शब्द क्या है? अनिच्छा। और डरावना में कोई भी उपसर्ग नहीं है तो इसका राइट आंसर है अनिच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे किसी भाव का पता चलता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इंसानियत, इसमें इंसानियत का पता चल रहा है, मतलब किसी भाव का पता चल रहा है, कोई ये व्यक्ति विशेष नहीं है, यहाँ ये भाव को बताता है। सुंदरता भाववाचक संज्ञा, अपनापन भी भाववाचक संज्ञा, और जबकि ये परिवार के भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची कौन सा है? कबूतर का पर्यायवाची तो अभी देखते हैं इनके ऑप्शन। तरंग क्या होता है? तरंग होता है लहर, कंपन। सार में जो है ये श्वान मतलब कुत्ता, श्वान का पर्यायवाची है। परेवा ये कबूतर का पर्यायवाची है, आप ध्यान रखिए, परेवा कबूतर का पर्यायवाची है। और वांछा क्या होता है? इच्छा, अभिलाषा। तो इसका करेक्ट आंसर परेवा कबूतर का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द, अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। अभिभावक, ये होता है अभिभावक। शिथिलता, ये शिथिलता बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगर हम ये, तो ये पृष्ठभाग लिखा है जबकि ये होता है पृष्ठभाग, ठ। और ये जो नेक्स्ट है वेद व्यास, ये वेद व्यास होता है और यहाँ पर वेद व्यास लिखा हुआ है, वेद व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर है शिथिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिरायु का विलोम शब्द क्या है? चिरायु का विलोम शब्द होता है अल्पायु। चिरायु मतलब ज़्यादा आयु, चिरायु का मतलब हुआ ज़्यादा आयु, जबकि दीर्घायु भी यही बताता है। चिरंजीवी मतलब किसी को कोई आशीर्वाद देना, इसी तरह जयवात्रिक। और जबकि ये अल्पायु ये कम आयु को दर्शाता है, तो चिरायु का विलोम शब्द क्या हुआ? अल्पायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। सेना या राष्ट्र को शस्त्र आदि से सुसज्जित करना, मतलब किसी सेना को शस्त्र आदि से सुसज्जित करना क्या है? ये शस्त्रीकरण। शस्त्रास्त्र नहीं है, शैव भी नहीं है और षडानंद भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है? शिक्षक ने छात्र को पकड़ लिया है। शिक्षक ने छात्र को पकड़ लिया है।
अब इसके ऑप्शन देखते हैं। हेतु, हेतुमत, भविष्यकाल। हेतु, हेतुमत, भविष्यकाल क्या हुआ? जिन क्रियापदों से कार्य होने का संकेत तो मिलता है परंतु किसी कारण से कार्य हो नहीं पाता, तो वो हेतु, हेतुमत, भविष्यकाल होता है। जैसे शायद वो कल आएगी, मतलब हेतु, हेतुमत। उसी तरह अगर हम इसमें देखें, शिक्षक ने छात्र को पकड़ लिया है, तो ये क्या है? आसन भूतकाल। और आसन भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ हो, मतलब कार्य जो है वो भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी समाप्त हुआ हो। जैसे शिक्षक ने छात्र को पकड़ लिया है, मतलब ये कार्य हो तो मतलब हुआ तो भूतकाल में पर अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब अभी अभी पकड़ा है। जैसे वह अभी गई है, तो ये भी क्या हुआ? आसन्न भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। जाति, कॉलेज, अधिवेशन, प्रशासन। अब देखिए ये जो कॉलेज है ये पुल्लिंग है, अधिवेशन, प्रशासन ये भी पुल्लिंग है। और जबकि जाति, किसी की जाति को बताना कि यह उस जाति का है, तो ये क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जो दो वाक्यों से मिलकर बनते हैं। जो दो वाक्यों से मिलकर बनते हैं वो होते हैं संयुक्त वाक्य, और दोनों वाक्य अलग अलग होते हैं। जबकि मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर बनते हैं, परंतु जो दूसरे वाक्य होते हैं वो पहले वाक्य के ही आश्रित होते हैं, जबकि संयुक्त वाक्य में अलग अलग वाक्य होते हैं। देखते हैं ऑप्शन। मुझे वह पुस्तक मिल गई है जो खो गई थी। मुझे वह पुस्तक मिल गई है जो खो गई थी, मतलब यहाँ पर क्या है? मुझे वह पुस्तक मिल गई है, ये पहला वाक्य है। जो खो गई थी मतलब ये क्या है कि ये इसी पर ही आश्रित वाक्य है। जो खो गई थी ये वाक्य पहले वाक्य पर ही आश्रित है, तो ये क्या हुआ? मिश्र वाक्य है। सेकंड ऑप्शन, इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा गया है और ये संयुक्त वाक्य है। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, ये एक ही वाक्य है, तो ये क्या हुआ? सरल वाक्य है। इस प्रस्ताव के विरोधाभास में कोई नहीं है, यह भी एक ही वाक्य है, तो ये भी क्या हुआ? सरल वाक्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सेकंड। निम्नलिखित में से वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए। मशीन से चारा काटा जा रहा था। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब जो कर्तृवाच्य होते हैं उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अब यहाँ देखिए, मशीन से चारा काटा जा रहा था, मतलब मशीन के द्वारा ही कार्य हो रहा था, तो ये क्या है? कर्मवाच्य। जिसके द्वारा कोई काम हो वो होते हैं कर्मवाच्य, और जो काम करे वो क्या है? कर्तृवाच्य। जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ पे कौन सा हुआ? कर्तृवाच्य हुआ। और जबकि मशीन से चारा काटा जा रहा है तो ये मशीन क्या? कर्मवाच्य। निम्नलिखित में से मुहावरा लंगोटी में फाक खेलना का क्या अर्थ है? लंगोटी में फाक खेलना मतलब गरीबी में आनंद मिलना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? दरिद्रता में आनंद लूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकोक्ति कभी घना घना कभी मुट्ठी भर चना कभी वह भी मना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जो मिले उसी में संतुष्ट रहना। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? कभी घना घना, कभी तो बहुत ज़्यादा मिल जाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना, मतलब कभी वो मुट्ठी भर चना भी ना मिलना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मिले उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट, कृतज्ञ, उपकार मानने वाला। यहाँ पर ये चिन्ह दिया हुआ है जिसे हम बोलते हैं इजिकल टू, और जबकि इसे हिंदी में बोला जाता है तुल्यता सूचक चिन्ह, जो दोनों में बराबरता को दिखाता है। ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। लोभ का सबसे प्रशस्त रूप वह है जो रक्षा मात्र की इच्छा का प्रवर्तक होता है, जो मन में यही वासना उत्पन्न करता है कि कोई वस्तु बनी रहे, चाहे वह हमारे किसी उपयोग में आए
या न आए। इस लोभ में दोष का लेश उसी अवस्था में आ सकता है जबकि वह वस्तु ऐसी हो जिससे किसी को कोई बाधा या हानि पहुंचती हो। कोई सुंदर कृष्णसार मृग नित्य आकर खेती की हानि किया करता है, उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसकी रक्षा चाहने वाला यदि बराबर उसकी रक्षा में प्रवृत्त रहेगा तो बहुतों से उसकी अनबन हो सकती है। वह लोभ धन्य है जिससे किसी के लोभ का विरोध नहीं, और लोभ की जो वस्तु अपने सब लोभियों को एक दूसरे का लोभी बनाए रहती है वह भी परम पूज्य है। घर का प्रेम, पुर या ग्राम का प्रेम, देश का प्रेम इसी पवित्र लोभ के क्रमशः विस्तृत रूप हैं। मनुष्य के प्रयत्नों की पहुंच बहुत ही परिमिति होती है, अतः जो प्रेम क्षेत्र जितना ही निकटस्थ होगा उससे उतने ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होगी, और जो जितनी ही दूर होगा प्रयत्नों का उतने ही कम अंश उसके लिए आवश्यक होगा। सबसे अधिक घर की रक्षा का, फिर पुर या ग्राम की रक्षा का और फिर देश की रक्षा का ध्यान जनसाधारण के स्वाभाविक है, पर जिनकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है, जिनके अंतःकरण में परार्थ को छोड़ स्वार्थ के लिए अलग जगह नहीं होती, वे इस कर्म का विपर्य कर दिखाते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अवसर पड़ने पर घर का लोभ या प्राण तक का लोभ छोड़ देते हैं, पर ऐसे लोग विरले होते हैं। सबसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। अब इसके देखते हैं प्रश्न उत्तर। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं जो, ये देखिए, जो ऐसे लोग विरले ही होते हैं जो अवसर पड़ने पर घर का लोभ या प्राण तक भी छोड़ देते हैं, जो देश की रक्षा करते हुए मतलब प्राण भी छोड़ देते हैं, अपने प्राणों का भी त्याग कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो देश की रक्षा करते हुए प्राण दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इस गद्यांश का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो इस गद्यांश का विषय क्या है? लोभ। यहाँ पर लोभ के बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार लोभ का वह रूप धन्य है जिसके कारण, तो अभी बताया गया था जिसके कारण किसी का विरोध ना हो। लोभ का कौन सा रूप धन्य है? जिसके कारण किसी का विरोध ना हो, ऐसा लोभ। निम्नलिखित में से परार्थ का क्या अर्थ है? परार्थ क्या? उपकार, मतलब स्वयं के हित में किया गया कार्य परार्थ नहीं होता। अपकार की दृष्टि से दूसरों का किया गया कार्य ये भी परार्थ नहीं होता। उपकार मतलब किसी का भला करने की दृष्टि से किया गया कार्य होता है परार्थ। किसी का भला करने की भावना होना, उसी दृष्टि से कोई कार्य किया जाना, वो कहलाता है परार्थ। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम लोभ का कैसा रूप है? तो देश प्रेम, अभी हमने पढ़ा, देश प्रेम लोभ का कैसा रूप है? देश प्रेम लोभ का, यहाँ पर देश प्रेम जो है, देश प्रेम लोभ का कैसा रूप है? विस्तृत रूप है। देश प्रेम लोभ का विस्तृत रूप है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये था DSSB का 5 सितंबर 2021 का जनरल पेपर का हिंदी का सेक्शन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।